बहुत कमबख्त मारे हैं ये कमबख्त को तुम आए नहीं अभी तक। और हमारी अम्मा हमेशा कहती है बहुत अच्छे नहीं है बट हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, कढ़ाई भी, बुनाई भी, सिलाई भी, नज़्म भी, इनकलाब भी। हमारे दादा जो थे वो एक मौलवी थे, कुरान पढ़ाया करते थे। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर रहा है हमेशा से। बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हमारे मोहल्ले में एक दूसरे को लेकर और एक दूसरे को सपोर्ट करने की, तो सब एक दूसरे के ख्वाबों को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बस ज़रूरी ये था कि इन सारी बातों को और इन सारे ख्वाबों को, इन सारी तमन्नाओं को हम लोग किसी दीवार के ऊपर बना दें। तो एक ने आके कहा था, हमने तो कभी नहीं देखा अच्छे घर की औरतें सड़कों पे खड़े होकर पोताई कर रही हैं। आदाब। ऑनर और प्रिविलेज है कि मैं सबीका अब्बास को इंटरव्यू कर रही हूँ आज। थोड़ा डर भी रही हूँ क्योंकि ये इतनी मतलब धाकड़ बिटिया है मेरे सामने, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम हर एंड आई थिंक कि आप लोग सबको भी मज़ा आएगा। तो सबीका थोड़ा सा अपने बारे में बताओगी हम लोगों को? आदाब। सबसे पहले मेरा प्रिविलेज और ऑनर है कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं एंड टू हैव यू इन माय लाइफ एज फ्रेंड एंड एज फैमिली। आई थिंक I've lucked out on that in a big way। और सबको आदाब। अपने बारे में हम एक कवि हैं, कोशिश करते हैं लिखने की, कविताएं लिखने की, नज़में लिखने की। हम एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज़र हैं। एक ह्यूमन राइट्स नेटवर्क है इंटरनेशनल, उसका ऑर्गेनाइजिंग और मूवमेंट का काम हेड करते हैं ग्लोबली। और अपैरेंटली परसों वकील भी बन गए हैं। ओहो, मुबारक मुबारक। इतनी सारी चीज़ें शायद कोई भी ना हो। पढ़ाई की थी हिस्टोरियन बनने के लिए, लेकिन got disillusioned with academia, but I mean I'm not now, but at that point in life बस छोटे कुछ करते रहते हो, कहते हैं ना जिल ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो किसी चीज़ में बहुत अच्छे नहीं है बट हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, कढ़ाई भी, बुनाई भी, सिलाई भी, नज़्म भी, इनकलाब भी, इश्क भी, खाना भी पकाना भी सेवा भी करना। हम अब क्योंकि हर इंसान अपने ख़ानदान का एक हिस्सा होता है, तो आई थिंक और लखनऊ वालों को तो इसमें तो बहुत इंटरेस्ट है कि भाई किस ख़ानदान, किस मोहल्ले, किस गली, किस कूचे से हैं। तो थोड़ा सा अपने ख़ानदान के बारे में, लखनऊ में वो कब आए और मतलब उनके बारे में और उनके साथ आपका जो जुड़ाव है उनके साथ। हमारे दादा जो थे वो एक मौलवी थे, कुरान पढ़ाया करते थे। उन्नाव के पास सफ़ीपुर एक जगह है, वहाँ पर और कस्बा है। हमारे परदादा और दादा कुरान पढ़ाया करते थे और ऐसे ही करके बहुत छोटे से हिस्से में रहते थे वो लोग। और फिर मेरे दादा और उनके भाई लखनऊ आ गए नौकरी के सिलसिले में, काम करने के सिलसिले में। और बस हम लोग आके रहे। मेरे ख़्याल से हमारे अब्बा पहले बजाजे में ये लोग रहते थे, जौहरी मोहल्ले में बजाजे में रहे, फिर नखास के पास रहे और फिर उसके बाद मशागंज में आके रहे। और मशागंज की गलियां हमने पहले भी कहा है इतनी पतली हैं कि आसमान भी साफ नहीं नज़र आता, पूरा नज़र नहीं आता। मगर वो गलियां अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, अलग ही कहानी है। तो हम जो पले बढ़े वो मशागंज के छोटे से मस्जिद के कंपाउंड में पले बढ़े
और उन्हीं पतली गलियों में उन्हीं मोहल्ले वालों के साथ, और वहीं पे हमने ज़िंदगी गुजारी, और आज भी वापस वहीं लौट के रह रहे हैं। जब 5 साल हो गए लखनऊ वापस आए हुए, तो पढ़ाई लिखाई करके हमने सोचा बोरिया बिस्तरा बांधो और वापस लखनऊ चलो। हमारा ख़ानदान का एक हिस्सा मुस्तफ़ाबाद से भी जुड़ा हुआ है, ऊंचाहारी से अब कहते हैं, वहाँ से भी जुड़ा हुआ है। हमारी तुम पूरी तरह कस्बाती हो। हाँ, काफ़ी कस्बाती भी जज्बाती भी दोनों। अम्मा हमारी आज़मगढ़ से हैं, और लेकिन वो भी पली बढ़ी पैदाइश और रिहाइश उनकी दोनों लखनऊ की ही रही है। पढ़ाई भी उन्होंने लखनऊ से की है सारी। तो बस ये है। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर रहा है हमेशा से, चाहे अच्छा, मतलब पहले भी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कियों की पढ़ाई में। और हमारे अम्मा के घर में हमारी नानी से लेकर उनकी अम्मा से लेकर हर एक पढ़ाई के ऊपर, लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर ख़ासकर बहुत जोर रहा है। उस ज़माने में हमारी अम्मा ने MSc किया था फिज़िक्स में, जब बहुत सारी लड़कियों को वो साइंस लड़कियां और साइंस, बाप रे, इजाज़त भी नहीं होती थी। और उनकी सारी बहनों ने भी ऐसे ही पढ़ाई करी। और हमारे नाना मैथ्स के टीचर थे, और मेरी अम्मा बताती हैं कि उनके ऊपर बड़ा ज़ोर था उनके अब्बा का कि लड़कियों को क्या पढ़ा लिखा रहे हो, उनके लिए तो शादी का सामान करो। तो हमारे नाना, जो कि कहा जाता है कि अपने अब्बा को पलट के जवाब भी नहीं देते थे, कभी भी खामोश होकर सब सुना करते थे। जब कई बार उनकी बेटियों के लिए बात हुई कि क्या ज़रूरत है बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजने की, क्या ज़रूरत है बेटियों को इतना पढ़ाने की, और गणित पढ़ाने की और विज्ञान पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, तो उस पर हमारे नाना ने अपने अब्बा से कहा था कि जो कुछ भी है मेरी बेटी का, ये बेटियों का, ये उनकी पढ़ाई। वाह, तो उसी पढ़ाई, ये 1960s की बात होगी, 70s जी, 70s की बात है, 1970s की बात है। और जो कुछ भी हम हैं उसी की वजह से। और हमारी दादी उर्दू, फ़ारसी, अरबी पढ़ती भी थी, और उनको तो मीर अनीस के और ना जाने कौन कौन से मरसिए उनको ज़बानी याद थे, और वो पढ़ा करती थी, लेट के हम लोगों को सुनाया करती थी। और हमारी दादी बहुत ही ज़्यादा, शी वॉज बोल्ड, शी वॉज लाउड, शी डिड नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड एट ऑल। शी वुड से वट एवर हर हार्ट वांटेड टू से at whatever given point of time. And I think I'd like to believe I'm a blend of all of these people. I am what those generations wanted me to become, hopefully. ओ, ये मुझे पूरी तरह नहीं पता कि they wanted you to become, but हाँ, कुछ हिस्सा तो definitely bold and थोड़ा सा आगे। But I think ये बहुत ही because एक चीज़, एक मान्यता है कि भाई सिर्फ बहुत अपर क्लास की औरतें पढ़ती थीं, और लखनऊ में जो मिडिल क्लास है और ऑफ कोर्स गरीब तबका हो, तो उनको तो पढ़ने की कोई रुचि भी नहीं थी और मौका नहीं था। पर आई थिंक कि उस समय पे तुम्हारी अम्मी वगैरह ने ये तोड़ा है, क्योंकि और and we did not see good financial times. I mean, we were not even, my mother's family I wouldn't say they were even middle class for that matter. उन लोगों ने बच्चों को कोचिंग, मतलब गांव से जब वो लोग, मेरे नाना आए थे, एक घर में पूरा 2 कमरे के एक दालान के घर में वो पूरा ख़ानदान और सारे लोग रहते थे. It was a joint family set up and so many people used to stay there. And मेरी अम्मा लोग 2-2 स्कूलों में 2-2 शिफ्ट की नौकरियां कर के मेरी अम्मा ने अपना मास्टर्स किया है. घर में सिलाई बुनाई कर के उन लोगों ने पढ़ाई अपनी पूरी की है. और ये लोग बड़े बड़े लड़कों को कोचिंग पढ़ाती थी. मतलब
कहा जाता था कि लड़कों को लड़कियां कोचिंग I know. तो उनके बारे में मोहल्ले में कहा जाता था, अरे मुश्ताक साहब की लड़कियां तो देखिए इतने बड़े बड़े लड़कों को कोचिंग पढ़ाती हैं, एंड दिस वाज सेड इन अ वे टू डिमीन देम, इट वाज सेड इन अ वे टू पता नहीं क्या, हाँ, बट किसकी कहाँ क्या नजर। तो उनके अब्बा ने यही तो कहा था कि इस लायक है तभी तो पढ़ा रही है, किसी और की लड़कियां पढ़ा के दिखाएं। एंड सो आई थिंक मेरे अम्मा और खालाओं ने तो बेइंतहा मेहनत करके पढ़ाई करी है, और तुम्हारी अम्मा तो पढ़ा भी रही हैं आज की तारीख तक, हाँ, और वो भी शिया कॉलेज में। तो एंड शी टीचेस मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड फिजिक्स। तुम 5 साल पहले लखनऊ वापस आई, और कम लोग करते हैं ये, और तुमने अब आई नो इंटरनेशनल स्तर की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो, मगर बेस्ड इन लखनऊ। तो लखनऊ में कहाँ कहाँ तुम्हारा काम झलकता है, और ये डिसीजन तुमने क्यों लिया और कैसे लिया? आई थिंक बट जब हम छोटे से मोहल्ले जब आप पले बढ़ते हैं ना, तो द होल मोहल्ला इज़ वेरी, वी आर ऑल वर्किंग क्लास पीपल बेसिकली। कोई कपड़े की रेहड़ी लगा रहा है, कोई पार्लर चला रहा है, किसी की कोई दुकान है, एंड देयर इज़ ओनली सो मेनी पीपल हु स्टेप आउट टू स्टडी बेसिकली। और लेकिन बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हमारे मोहल्ले में एक दूसरे को लेकर, और एक दूसरे को सपोर्ट करने की, तो सब एक दूसरे के ख्वाबों को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो पता है कि जब हमें बाहर पढ़ने के लिए जाना था, तो ऑलमोस्ट एवरीवन इन द मोहल्ला वाज praying that I get what I desire, that I get to study wherever I wanted. But इसमें मेरे अब्बा का बहुत बड़ा हाथ था. My father did not let me fill any form of a university in Lucknow or a college in Lucknow, saying that तुम बाहर ही जाओगी पढ़ने के लिए, despite people saying things. तो जब हम बाहर जाने का हमने सोचा था, I never in my life imagined that I'll come back. Somehow. I mean, I knew I'll always. क्योंकि बस वही है कि सब अब चले ही जाते हैं लखनऊ से, तो I thought I'll keep coming back. हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम वापस आ जाएंगे, और यही हुआ कि 8 साल तक तो हम बाहर रहे, कभी पुणे, कभी बैंगलोर, पढ़ाई के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए बाहर भी गए, अलग अलग फेलोशिप्स के लिए, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कहीं। मगर फिर 2020 में हमारे उस वक्त भी हमारे जहन में नहीं था, उस टाइम पे भी हम एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, सोशल चेंज ऑर्गेनाइजेशन में, मगर हमने कभी सोचा नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था कि हम लखनऊ वापस आएंगे। मगर कोविड अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले हमारी अम्मा के अजीज़ दोस्त और हमारी बचपन की दोस्त की अम्मा, जिनसे बेइंतहा मोहब्बत थी, हमारे घर के पास ही रहती थी, उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी मिट्टी में लखनऊ आए थे हम और मेरा भाई, और अच्छा। पता नहीं क्या हुआ, और एकदम से कोविड अनाउंस हो गया 3 दिन के अंदर, लॉकडाउन अनाउंस हो गया, और फिर ना हम लोग बंद हो गए उस कंपाउंड में। हाँ। और वो बंद होना था कि एकदम एक नया एहसास अपने मोहल्ले और अपने लोगों के लिए शुरू हो गया, क्योंकि फिर I was not just coming to Lucknow for a day or two and just meeting people on a shallow, on a very बस आदाब in this thing, बस हाय हेलो सलाम हुआ, हो गई, आपने इधर उधर की बात कर ली, ख़त्म। लेकिन अब जब हम सबके साथ बैठने लगे, बातचीत करने लगे, और गहरी बातचीत और पुरानी बातचीत और वजह और वो सिस्टमिक इश्यूज जो हम लोग देख रहे हैं, and I also started seeing that there is an absolute lack of role models or direction for a lot of people, students, younger people whom I love dearly, like my own, around me, and these are the people who have grown up in my house, जो मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे अजीज़ हैं, जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। And I realized that maybe, you know, it's best to just stay back. Maybe I could serve a better purpose if I stay back. And I'm not saying this as a way to say कि हमने कोई बहुत आलीशान काम कर दिया। I'm saying this in a way कि ये मेरा फ़र्ज़ था, ये मेरा फ़र्ज़ है कि अगर हम एक कदम आगे बढ़े हैं, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी 3 कदम आगे बढ़े। तो I think for me it was that's so less of खूबसूरत, really. I mean, COVID was. It's not something that I did because के हमें महान बनने का शौक़ है, हमें कुछ भी नहीं, हमें तो बस ख़त्म हो जाना, मर भी जाए तो कब्र का निशान मिटा दो। मगर I feel that it is my responsibility, because if I don't do this then I'll be answerable. Okay, I got all of this because all of these people contributed to what I am today. Their love, their support, their रोज़मर्रा का खाना, कि हम स्कूल से वापस आए और अभी तक घर का दरवाज़ा नहीं खुला था, तो मेरे
क्योंकि अम्मा अभी या अब्बा अभी काम से नहीं आए थे, तो हम अपने पड़ोसी के घर में जाके खाना खाते थे. तो आई थिंक आई ओ इट, and I think I wanted to create a library, I wanted to create a space. and तो फिर लखनऊ में आए तो सबसे पहला काम हमने किया वो एक म्यूरल बनाया लखनऊ में. आई थिंक वो हम इस इंटरव्यू में सबको दिखाएंगे भी. अच्छा. तो वो एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया था. हम लोग बातचीत कर रहे थे that how touch is become such an important aspect of our being during COVID. Who can touch, who cannot touch, and how caste and community and gender is playing such an important role in the process of how lockdown was enacted and acted upon, and how so many bodies did not even hold any value for the administration. And so for us, or for the whole society at large, or for our country at all. And so the idea of touch, because this was also the time when violence against women inside their homes during lockdown increased manifold, and so we wanted to, and so did love affairs. So did मोहब्बतें. लोगों के नए नए रिश्ते शुरू हुए क्योंकि फोन भी तो था ही. And so for me, for us, the idea of touch became very important. तो fearless के साथ हमारे दो शायलों हैं, तो हम लोगों ने मिलकर सोचा कि हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, मल्टी सिटी प्रोजेक्ट. हम लोगों ने जयपुर में भी एक म्यूरल बनाया with the queer community there, and here we wanted to work with Muslim women because that's my community, that's my people. तो हमने सोचा that's your identity, that's my identity, that's who I am. And तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग जिक्र करें टच का. What is the touch that has felt good for us, that how do we want to be touched with tenderness and softness and care, and what are some of the violence that we face. And we started having a conversation, and I was absolutely surprised सुन के बहुत सारी बातें, इश्क के किस्से, मोहब्बत के बयान, ख्वाब, कहानियाँ. बहुत ही अच्छा लगा सुन के अपने ही औरतों के बीच में कि जो सुबह से शाम तक मेहनत करती रहती है. हमने पहले कभी ये बातें नहीं की थी, टेंडरनेस की ना बातें की थी, ना किस्से सुने थे, ना ख्वाबों के बारे में कोई भी गुफ्तगू करी थी. तो बस ज़रूरी ये था कि इन सारी बातों को और इन सारे ख्वाबों को, इन सारी तमन्नाओं को हम लोग किसी दीवार के ऊपर बना दे. और क्या दीवार है, हाँ, एकदम शहर के बीच में सिटी. हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की दीवार के ऊपर ये बड़ी सी तस्वीर बनाई, बिकॉज मुसलमान औरतों का भी है कि या तो हिजाब अगर आप पहने हैं या नहीं पहने. तो आई जस्ट वांटेड टू शो कि मुसलमान औरतें आर बियॉन्ड द वेयरिंग अ हिजाब एंड नॉट वेयरिंग अ हिजाब. वी ऑल्सो आर कंप्राइज्ड ऑफ आवर जॉयज, आवर ड्रीम्स, आवर क्रेजीनेस, our mistakes and our journeys and our ख्वाब and our तमन्नाएं and our regrets. I mean, हम लोगों के 10-12 जैसे चटापटी का गरारा होता है ना, उसके बहुत सारे मतलब टुकड़े होते हैं ना, तो वो हम लोग वो सब कुछ हैं. We are not singular monolithic identities. Muslim women are multifaceted, multifold, multicolored and crazy in their own ways. And I just wanted to say कि हम ये उसमें एक पार्ट है कि आई थिंक मुस्लिम वुमेन एंड मे बी ऑल वुमेन सजना बहुत अच्छा लगता है फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए. आई थिंक उसका नाम ही है जो मैं चाहूँ, जिसको चाहूँ, जैसे चाहूँ. And then there are 2 poems written in Urdu. That was also a time when Urdu was highly villainized, and it still is. The script being on the streets is something that people have automatically started assuming it to be the language of the enemy. And so for us to write dreams and love letters in Urdu on the wall meant so much as a form of resistance, to occupy the street for so long, to paint together in community. Can you give us one, just एक किस्सा जो किसी ने उसको पढ़ के तुमको देख के तुमको कहा हो, जो इन्वॉल्व नहीं था उसको बनाने में, कोई किस. I think one of my friends had this is the white person who has come down from नहीं, कोई लखनऊ वालों का किस्सा. लखनऊ वालों ने जनरली कहा कह रहे वो बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग है, किसी का दीवार बहुत अच्छी लग रही है. लेकिन जब प्रोसेस हो रहा था, जब औरतें बना रही थी, तो एक ने आके कहा था हमने तो कभी नहीं देखा अच्छी घर की औरतें सड़कों पे खड़े होकर पोताई कर रही है. तो I just want to tell them that
बस ये समझ जाइए कि हम लोग अब बस बुरी औरतें हैं, जो बुरे घर बनाएंगी और ऐसे घर जिनमें मोहब्बतें होंगी। तो एनीवे तो तुम और कुछ काम यहाँ का थोड़ा सा बताओगी? ये तो डेफिनेटली एक लैंडमार्क है और लखनऊ का लैंडमार्क बन भी गया है। Create a library space upstairs where anyone can come and read, and anyone from the community can come and read at any given point of time. It's like a whole majmua of things. But one thing that we started doing during lockdown was started talking to women around us, and बता दें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि from lockdown till today almost all the women in my compound make their own money. So कोई किसी ने कपड़े की दुकान खोली हुई है, someone was already running a parlor and it has become even bigger and greater. Someone has joined the job after their husband has passed. Someone has started sitting on their husband's shop and taking care of it. So I think it's almost everyone has started imagining themselves in a public space and started thinking of their independence in a big way. And the last thing that I've been doing, I mean there are a lot of little things, but one thing that I'm really proud of right now is we started running an adult literacy center I didn't start it, it was already in place. I started supporting it and co-running it earlier, and then like a spin-off from there, we've recently started a community education center. इतनी सारी चीजें कैसे करती हो? My God, सोती भी हो? I think नहीं, but I think ये no rest for the devil. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ज़मीन पे भी काम कर रही हो और फिर इंटरनेशनल स्तर पे भी काम कर रही हो। पर मुबारक हो, तुम लॉयर बनने वाली हो, वो सर्टिफिकेट जब आ जाएगा। पर वकालत क्यों सीखी तुमने? वकालत का शौक़ हमेशा से था। आफ्टर व्हेन आई वाज इन 11th and 12th आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर। 12वीं में इम्तिहान भी दिया था और बहुत ही अच्छी रैंक आई थी और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लॉ के हिंदुस्तान में एडमिशन भी हो, लाइक टॉप मोस्ट इमेजिन, एंड मेरा एडमिशन भी हो गया था वहाँ पर। मगर द फीस वाज रियली हाई फ्रॉम लाइक NLUs. Yes, I qualified CLAT and I got really good ranks in almost all the entrances that I gave, CLAT and for NLU Delhi and everything. But छोड़ दिया सब कुछ तुमने? बहुत महंगा था and I just didn't think, जिस तरीके के बावले हम हैं, हमें लगा नहीं था कि हम 5 साल किसी एक कोर्स से शादी कर सकते हैं. I couldn't have stayed in a relationship for one course. So I wanted to explore and see things and do things, and तो वो ख्वाब रह गया. लेकिन because of my involvement in a lot of workers' rights movement, student rights movement, etc., I came across so many of my friends who have been wrongfully incarcerated, and I ultimately realized that 2 चीज़ें होनी चाहिए. एक वकालत की डिग्री कि जिससे जब वक्त पड़े तो खड़े हो सके, आ जा सके, और दूसरा बैंक में इतने पैसे कि 2 लोगों की बेल हो सके. I think those were the 2 things that I. तो क्या तुम, I mean, what does because ये चीजें सब is just leading to that. So what does a feminist in Lucknow look like today? It looks like me. It looks like you. It looks like Aisha. A feminist in Lucknow looks like someone who's roaming the streets, doing everything that they absolutely enjoy, and making the nights of those who hate us absolutely difficult to sleep. हम लोग लखनऊ की फेमिनिस्ट ऐसी है कि जो कि मर्द परस्ती करने वाले लोगों की रातों की नींदों को हराम किए हुए हैं. वो कैमरा भी थामे हुए हैं, वो कलम भी थामे हुए हैं, वो आर्ट एंड कल्चर को लखनऊ के उरूज पे भी पहुंचा रही हैं और इंटरनेशनल स्टेज पे लेकर आ रही हैं. वो सवाल उठा रही हैं, वो गाने गा रही हैं, वो नाच दिखा रही हैं, कविताएं लिख रही हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रही हैं. एक कविता सुनाओगी तुम्हारी फेमिनिस्ट कविता? मेरी फेमिनिस्ट कविता, हाँ, 2-4 लाइन ही, चाहे 6 लाइन. हाँ, सुनाइए. हमारा क्या है कि और हमारा क्या है, हम तो गुनाहगार बेशरम डायन औरतें हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे, पिंजड़े तोड़े जाएंगे और रात निगलते जाएंगे. फिर चांद हमारे माथे पर बिंदी बनकर चमकेगा, फिर चांद हमारे माथे पर
बिंदी बनकर चमके। वाह, माय फेवरेट। आई थिंक हमारे यहाँ सनत कदम में बहुत पहले ये सुनाया था तुमने, और वो फेवरेट ही रहा। बट या आई थिंक कि मतलब तुम्हारी अम्मा, आई मीन ये सवाल था पर तुमने जवाब ही दे दिया कि तुम्हारी अम्मा के टाइम की फेमिनिस्ट कैसे लग रही थी। हमारे टाइम की फेमिनिस्ट कैसे लगती है पता नहीं मुझे, और अब तुम्हारे वक्त की फेमिनिस्ट जो ज़्यादा आई थिंक धाकड़ है हमसे, पर हम लोगों से। पर आई मीन तुमको क्या लगता है मेरे टाइम में और तुम्हारे टाइम तक क्या फ़र्क हुआ है मूवमेंट में? I think first of all we are whatever we are is because of all the work that all of you did. आप लोगों ने जो लड़ाइयाँ और जो इनकलाब किए हैं उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं. I do feel I'm not critiquing, but I do feel that we have to also see how feminism works as a tool. Like me as a feminist can be a tool for countering authoritarianism across the world, and I think that is something that we need to be more aware of. अबे लग रहा है कि हम लोग थोड़े ज़्यादा comfortable भी हो गए हैं. I think I think maybe माहौल के कारण उस तरह की लड़ाइयाँ करना थोड़ा मुश्किल है इस समय. हाँ, तो लेकिन हर ज़माने में कभी ना कभी कोई ना कोई मुश्किलात आई हैं, तो बट how much possible, I think it is very essential कि हम फेमिनिस्ट होने की जिम्मेदारी ये है कि हम लोग हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, एंड वी डू नॉट गेट टू कंफर्टेबल टू सून. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड से अबाउट आवर जनरेशन, दैट वी शुड नॉट, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ, अभी बहुत मरहले हल करने और अभी बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए एज अलोंग साइड ऑल आर क्रेजीज, यू नो. बट तुमको एज अ रोल मॉडल, where is the clash? Because you are a role model. मतलब no, being a young Muslim woman, and I think ये दोनों पहचानों लेके तुम आगे चलती हो. You're a role model in certain ways. I mean, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, पर तुम बताओगी कि क्या मतलब क्या चैलेंज फील करती हो, क्योंकि कुछ दकियानूसी चीज़ें जो तुम्हारे इर्द गिर्द होंगी, ऐसे तो नहीं है कि सब कुछ तुम, मतलब कौन सी दकियानूसी चीज़ें जिससे तुम जूझती हो, एक दो बता दो बस. मतलब कि मतलब सब कुछ ऐसे आराम से नहीं है. मेरी जो तुम्हारी नीस है मेघा, ये कल ही उसने वापस आके उसने कहा कि फिर से उन्होंने कहा कि तुम इतनी काली हो, तुम इतनी काली हो, इसे समर कैंप में. तो ऑफ कोर्स उसने जवाब दिया कि it's in fashion, black is beautiful. But it is, I mean, स्कूल में भी होता है और अभी समर कैंप में भी होता है. वो कह रही थी सब लड़के मुझे कह रहे थे तुम इतनी काली हो, तो मैंने कहा तुमने बेटा तुम्हारे डार्क सर्कल्स, तुम्हारे बालों का क्या हाल बना के रखा है, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे. हमने कहा आप लोगों से लड़के हो गए परेशान हालात है जमाना की वजह से, आंखों के काले घेरे आप लोगों की बकवासों की वजह से. आई थिंक इट्स एन एवरीडे थिंग, एंड आल्सो टू सी अ वुमन हु इज my age, not married, is, you know, might not, you know, ultimately आपकी 25 साल के बाद apparently जैसे आपकी वो expiration date आ जाती है, but the idea of you not being married और उसी मोहल्ले में तुम ये सब 30 years old is insane. बेटा अब क्या टाइम होता है, the clock is ticking, and हम क्या the clock is ticking. जब भी सभी का शादियों में जाती है और कभी कभी हमसे मुलाकात होती है तो सभी का वापस आके ये किससे ज़रूर सुनाती है कि किसने बोला कितनी मोटी है क्या है, जबकि ये इट्स ट्रू कि ये देश विदेश में मतलब हाँ हाँ सच्ची. I mean, and actually I still can absorb all of this, but the problem is that I see young women around me. अपने आसपास हम young लड़कियों को देखते हैं जो 8वें में 7वें में 9वें में हैं, जो ये प्रेशर महसूस करती हैं कि उन्हें एक सर्टन वे में दिखना है, एक तरीक़े का लगना है, एक तरीक़े का होना है. एंड मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे लड़कियाँ आके जिनके साथ हम काम करते हैं हमसे कहती हैं वो असल में अपनी हमारा रंग थोड़ा सा कम है ना, आप बता सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता है, या दे आर वरीड अबाउट हाउ थिन दे आर वरीड अबाउट कि उनकी हाइट नहीं बड़ी हो रही है. एंड इट्स जस्ट आई जस्ट फील कि सारी लड़कियाँ फिर इसी चीज़ में इतना महो हो जाती हैं बिकॉज ऑफ वॉट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स देम टू डू, दैट
they are wasting the beautiful time that they have to learn new things, read new things, be new things, do new things, or basically do nothing as well. I know. So I think that breaks इट्स सो my इंटरेस्टिंग heart. क्योंकि मैं अपने आप को भी फेमिनिस्ट फ्रॉम बहुत छोटी उम्र से बुलाती हूँ, मगर ये चीज़ मैं इस पे नहीं काम कर पाई। तो फॉर यू टू ब्रिंग इट अप एंड तुम्हारी ज़िंदगी का भी ये इतना, आई मीन तुम तो इतने मस्ती से किस्से बताती हो, पर आई नो कि वो हर किस्सा कितना चुभता है। मैं जस्ट And the men, oh my Allah ki pana, I think that is another big problem, by the way. I must say that all these men who want to get married, especially men in my community, all communities, Sabika, all communities. I mean, I'm talking about the arranged marriage, whatever. I want to throw a book at their face. अभी ये काट दिएगा. I don't want to villainize the people of my community that way, but I just want to say that हम लोग तो feminist बन गए हैं और बन रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे आसपास, but I think there are some men that I'm seeing around me who are great and are progressive and open-minded or whatever, but I do see a lack of that in Lucknow. And I must say this कि वो एक काम और है, वो एक मुहिम और है that and I'm very proud of all those men who are doing like who have that, who are making people around them comfortable and have those views. But I wish that is one thing that I really want to do for my city and my people, is that really engage with men more and see how to ये change कैसे their इसको mindset. बदल सकते हैं। वाओ, एनीवे बहुत बहुत कुछ है करने के लिए, पर मैं थोड़ा सा आई थिंक एंड तक जाऊंगी, पर अनलेस सबिका को कुछ बहुत ज़रूरी हम लोगों को बताना है, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है बहुत सारा सदाए नौ तुम्हारे साथ होते रहेंगे क्योंकि देयर बी डिफरेंट चैप्टर्स इन योर लाइफ, बट टू क्विक क्वेश्चंस। एक तो है कि दिस सोशल मीडिया फेमिनिज्म, मतलब ये आई मीन तुम बहुत बहादुर भी हो क्योंकि तुम बहुत कुछ लिखती हो जो आज की तारीख में मतलब मुश्किल है लिखना, मगर इफ़ तुम मगर फ्रॉम द अदर साइड कि मतलब क्या लोग उसी से तुम्हारा जनरेशन खुश हो जाता है, और मतलब अगर होता है तो that's very heartbreaking. क्योंकि मतलब वही है कि ज़मीन पे ना काम करके बस इसमें पोस्ट करते रहो और ठीक है, आई मीन अपनी बात कह दी। कोई भी हुकूक की जो बात कर रहा है, आई डू थिंक सोशल मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू वॉइस देयर ओपिनियन, शो सॉलिडारिटी, सवाल उठाना, सवाल करना, बात कहना, ओपिनियन कहना. इट्स गिवन प्लेटफॉर्म टू सो मैनी पीपल जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, और ख़ासकर हाशिए पे खड़े लोगों के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं था. तो अगर आपने पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स, पीपल ऑफ ऑल सेक्सुअलिटीज़, people of all identities, caste, community have finally found a place, not finally, but social media does act as a platform to voice all of those things. लेकिन एक बहुत चीज़ें जो हम कहना चाहते हैं अपने दोस्तों से खासकर, एक हमने कविता लिखी थी, उसका नाम था मेरे कुछ दोस्त मुर्दा हैं. इट इज़ बिकॉज कुछ तो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट नहीं करते हैं. कुछ तो हम ये नहीं कह रहे कि हर एक को झंडा लेके सड़क पे उतर आना चाहिए, मगर हमें ये सोचना चाहिए दैट एवरी टाइम दैट यू आर राइटिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, think that if you were not writing it, is there anything else that you're doing that could shift the bar a little? It could be in your own vicinity, it could be, in a larger space, because सड़क पे तो आजकल बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया. तो और क्या कर रहे हैं आप ऐसा, मतलब आई कॉलिंग पीपल इन, होल्डिंग कॉन्वर्सेशंस. मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, कि जिनके घर के ड्राइंग रूम में ही नफ़रतों के ऊपर गुफ्तगू होती है और नफ़रतों को सपोर्ट किया जाता है. एंड पीपल लाइक, आई डोंट एंगेज विद देम, बट यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. बट कुड यू जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप टू एंगेज विद योर ओन फैमिली? कुड यू जस्ट डू दैट? Because they are not going to put you behind bars at least. तो मेरी नज़र में, but it's this whole thing of कि घर पे हम घर को नहीं बदल सकते. जैसे लोग कहते हैं ना अबाउट कि घर को हम कितना, पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर हम घर को नहीं बदल सकते. लॉट ऑफ पीपल से दैट, मतलब जो फेमिनिस्ट हैं और ये, कि हम घर को नहीं बदल पाएंगे, हम पूरी दुनिया को बाहर बदल लेंगे. तो अब इसमें आई एम फाइंडिंग, आई मीन वो तो एज अ फेमिनिस्ट लोग कहते ही हैं, पर अब इसमें भी लोग कहते हैं कि हम, अरे घर वाले राइट विंग सपोर्टर्स हैं तो ठीक है, मगर हम तो नहीं हैं. तो आई थिंक इट्स बहुत ही, आई थिंक इट्स द सेम थिंग ना, इज पर्सनल इज पॉलिटिकल और नॉट. हम ये नहीं कह रहे कि आपके घर वालों को आप टोटली बदल देंगे, बट आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इज़ माई क्वेश्चन
क्योंकि कभी भी लड़ाई का मकसद या बदलाव का मकसद या गुफ्तगू का मकसद ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को कम्प्लीटली बदल दें but या at पूरे least- सिस्टम को एकदम ही डिसमेंटल कर दें, बट आप उसकी जड़ को थोड़ा सा हिला तो रहे हैं. आई थिंक रविश कुमार समवन सेड दैट हर बार मैदान में इसलिए नहीं जाया जाता है कि जंग करने के लिए, बट ये दिखाने के लिए भी कि कोई तो था जो सवाल उठा रहा था. तो आई थिंक दिस आइडिया दैट यू आर एटलीस्ट रेजिंग अ क्वेश्चन विच इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू सोशल मीडिया. अब तो खैर सोशल मीडिया पे बोलना ही, आई मीन द लाइन ऑफ ऑफेंस हैज बीन ब्रॉट डाउन बाय द अथॉरिटेरियन regimes and even patriarchy to such a low point that even speaking up on social media feels like a big matter of resilience and resistance, क्योंकि line of offense इतनी नीचे ले आई जा चुकी है. बट आई थिंक वी हैव टू पुश दैट अ लिटिल, और ये भी समझना है कि हर ज़माने के लोगों ने किया है ये. We are not the first space, or we are not the first people who are fighting patriarchy, nor are the first people fighting authoritarianism or fascism. And it is, I think, our responsibility to learn from history and to see what are ways that we can employ to change it. तो आई थिंक सोशल मीडिया पे लिखिए, बहुत ज़रूरी है लिखना, मगर उसके साथ साथ ये भी सोचिए अगर यहाँ ना लिखती तो क्या और कुछ कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में. So definitely that's a great answer. Your religion and your feminism doesn't clash for you at all? Not at all. I think I क्योंकि derive- मतलब वही है कि it's like family and one's feminism, मतलब Yeah. patriarchy अपने, and दोनों तुम्हारी आइडेंटिटीज हैं और तुम दोनों काफ़ी प्राउडली पहनती भी हो. तो हमारी नज़र में whatever belief that I have in the right and wrong and the understanding of हक और बातिल का साथ, it is because of Karbala, and I think that idea of collective grief and that idea of collective resistance makes me strong in my dedication to human rights across the world. हमें लगता है कि अगर हम हुसैनी हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हर ज़माने के यजीद के ख़िलाफ़ इनकलाब की आवाज़ उठाई जाए. एंड आई हैव इनक्रेडिबल रोल मॉडल्स लाइक जनाब ज़ैनब इब्न अली, जनाब कुलसूम इब्न अली, and so many other women, जनाब खतीजा, so many other women in the history of the religion that I follow and I believe in, that give me the power to keep talking and keep speaking against authoritarianism, to keep speaking against all मतलब जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ही हमारी लेगेसी है, उसके अलावा कुछ नहीं. अगर आपने जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो आप लाख नहीं उठाई तो आप लाख सजदे करते चले जाइए, पगड़ी पहन लीजिए, मौलाना बन जाइए. आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट और केयर फॉर यू इफ यू आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट. हाँ, अगर इफ़ यू नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द जालिम तो फिर आपकी, मेरी नज़र में, आई मीन जो आपकी कोई इबादत किसी भी काम की नहीं है, आपके कोई मज़हब, कोई बिलीफ किसी भी काम का नहीं है टिल द टाइम यू आर नॉट speaking against the zalim and working actively against the zalim, and doing that comes at great personal risk, and that is the risk that we need to take. So I think that's हाँ, मतलब आई थिंक कि एज मतलब व्यक्ति तुम ये जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती कि पूरा कौम यही कर रहा है, मगर तुम्हारी अपनी एक जिम्मेदारी और अपना एक जो मानती हो तुम उसको तुमने की मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. It's also for a very selfish reason. I do not want ever, I don't, first of all, I don't want to be remembered ever, but even if I am remembered, I hope people do not see me on the side of the zalim. वो था ना कि जब नाजिज्म के खिलाफ किताबें जलाई जा रही थी, then one author came and started putting his own books in the fire, saying that कहीं ऐसा ना हो कि तारीख में ये कह दिया जाए कि मैं जालिम के साथ था. तो I do not ever want to be associated with the zalim in any capacity and in any form, and that is what I derive from my religion. And the idea of collective grief makes your heart a little softer, makes it kinder, makes it empathetic, and makes it worried about people around you. And I think that matters. That matters. वो मुहज़्ज़ब होना, वो मोहब्बत, वो इखलाक, सब कुछ हम मज़हब से derive करते हैं. But this will only happen if you do not just follow the institutionalized religion. I think it is a belief that you discover on your own, through your own practice and through your own learning. No, I think मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा, I think feminists have also learned that people get their
स्ट्रेंथ और अपनी मजबूती उनको अपने अलग अलग तरीके से मिलते हैं। और एक तो एजेंडा भी है। हाँ, मेरा क्योंकि एजेंडा ये है कि दैट इज मजलिस जो है जैसे मुहर्रम की रेडी टू लिसन एंड एक्ट, एंड सो व्हेन यू यूज दैट स्पेस, और इसीलिए वो स्पेस बना था कि आप ये बातचीत ये गुफ्तगू कर सके। सो व्हेन यू सिट इन दैट स्पेस एंड यू आर एबल टू टॉक टू सो मेनी पीपल, you can create great conversations that can bring about beautiful changes that will contribute to बट the वो community. बहुत आई मीन मुझे लगता है तुम ये मौका लेती हो बीच बीच में, मगर क्योंकि मजलिसों में सभी का तकरीर भी करती है, मगर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग इसको ऐसे देखते। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अलग नज़रिया है हमारे सामने। अब on the lighter note and to end this interview, I want to ask सबिका दी लखनऊआ, कौन सा है तुम्हारा फेवरेट खाने की जगह लखनऊ में? हाँ, और कौन सा फेवरेट खाना? हमें ना चुकंदर गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा, वो लखनऊ का फेवरेट खाना है हमारा, और बेइंतहा पसंद है। और कोई दुकान अच्छा कोई लगता है स्ट्रीट फूड की? अभी सारे दुकानें तो मतलब ऐसे है, असल कोई- में क्या है ना, हमें बचपन में हम लोग ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बाहर जाके खाते नहीं थे, तो आई डोंट हैव दिस थिंग। अभी भी बहुत जाते हैं और दोस्तों के साथ अलग अलग जगह के ऊपर जाके खाते हैं, मगर 2-3 चीज़ें आपको बता दें जो मुझे बहुत पसंद है। एक ना कैसर बाग में ग्लोब बेकरी पे जब हम लोग स्कूल से लौट कर आते थे तो वहाँ पर 5 रुपए की कुल्फ़ी मिलती थी, गैलप कुल्फ़ी। वो गैलप की कुल्फ़ी मिलती थी। वो बहुत ज़माने हो गए, मतलब 2004-5 की बात बता रहे हैं हम, 20 साल हो गए। एंड आई वाज इन आई थिंक क्लास 3rd और समथिंग, और तब हम लोग वो चढ़ाई होती थी, तो हमारे जो भैया जी हैं वो जो है हमें मुल्ला जी, हम लोगों को कहते हैं मुल्ला जी, वो चढ़ाई पे हम लोग उतार देते थे सब बच्चों को। वो फिर अपना रिक्शा लेके जाते, तो हम लोग ग्लोब बेकरी से वो गैलप की कुल्फ़ी ख़रीद के खाते थे, और हमें आज तक वो गैलप की कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और हमें पसंद है ये क्या बोलते हैं, टूरियागंज में एक नाम उनका भूल गए, पता नहीं, शादियों में जो शाही टुकड़ा मिलता है ना, उसमें इतना ज़्यादा मेवा और खोया होता है, वो हमसे खाया नहीं जाता। हमारी अम्मा ना हमें आइसक्रीम जो बाहर आती थी बहुत ज़्यादा खाने नहीं देती थी, क्योंकि बीमार थे हम या कुछ था, तो वो शाही टुकड़ा बना के घर में रखती थी। सिंपल ब्रेड विदाउट अ लॉट ऑफ गार्निशिंग, बस ऊपर से मलाई, और वो शाही टुकड़ा वहाँ टूरियागंज में मिलता है वैसे ही। ओहो, खोए और ये हमारी लिस्ट में नहीं है शायद दुकानों के। और वो बहुत छोटी सी दुकान है, होल इन द वॉल तरह की, हमारे बचपन से। कौन सी तुम्हारी फेवरेट जगह है जिसमें तुमको सुकून मिलता है? रेजिडेंसी। अच्छा। आई एम ऑब्सेस्ड विद छत्तर मंजिल, मेरी फेवरेट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है लखनऊ की, और आई एम ऑब्सेस्ड विद ट्रीज इन रेजिडेंसी, मेरी फेवरेट ट्रीज है। और हम मतलब कौन सा पेड़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद है रेजिडेंसी में, कहाँ के ऊपर, और उसके नीचे बैठना, उसके नीचे सोना, किताबें पढ़ना, हमें बहुत ज़्यादा सुकून। इश्क करना भाई मौका ही नहीं मिलता। हम स्कूटर चला लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, बाइक चला लेते हैं, कार सब चला लेते हैं, बस चक्का नहीं चला पा रहे। मेरी यही प्रॉब्लम है। मगर नो जोक्स असाइड, आई एब्सोल्युटली एम ऑब्सेस्ड। मैं लखनऊ के फेवरेट पेड़ों की लिस्ट है मेरे पास, व्हिच आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो। फेवरेट ट्रीज, एंड हमारे आगे एक थीम जरूर ये होने वाली है, तो हम आपसे लेंगे। और अराउंड ऑन द जर्नी, तो मतलब मेरा, क्योंकि हम लखनऊ में ना साइट सीइंग कराते हैं अपने दोस्तों को, जो लोग बाहर से आते जबरदस्ती में बुलाते हैं, एंड देन लाइक अ टूर गाइड एंड टेक देम टू ऑल द ट्रीज and show them all the trees and why, I think, and the reason why I like them. कौन सा क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज पे बहुत पकड़ है, और जो तुम लखनऊ की जो एक है हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी का मिक्स तुम बहुत बेहतर तरीके से अपनी पोइट्री में भी और वैसे भी बोलती हो, तो कोई ऐसे, मगर लखनऊ के स्लैंग की कोई वर्ड्स होंगी जो तुम्हारी एकदम मन पसंद है? बहुत फेवरेट है, I'll tell you, कम वक्त। That is my तकिया कलाम। आलू कर बहुत कम वक्त मारे हैं एकदम। कम वक्त को तुम आए नहीं अभी तक, और कम वक्त यूज, हमारी अम्मा हमेशा कहती है बेटा ये नहीं यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल मत करो इस लफ्ज का। मगर हम क्या बताएं, हमें कम वक्त अल्फाज, क्योंकि गालियां हम देते नहीं, तो मेरे लिए कम वक्त ही एक एपिटमी है सारी गालियों का। सो आई एम ऑलवेज आई थिंक वो कम वक्त की
हम हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं। और पहनने के लिए साड़ी, I think साड़ी और गरारे are my favorite things. Doesn't show, but I do love. और all the sarees that you've gifted me are my most favorite sarees. हमें बस कैसे भी बांध लेते हैं, कैसे भी पहन लेते हैं, क्योंकि हम साड़ी को पहनते हैं, साड़ी हमें नहीं पहनती। I feel most comfortable in a साड़ी। और गरारे, हमारे अब्बा को शौक़ है मेरे लिए गरारे बनवाने का, और हमें शौक़ है वो गरारे पहनने का। और हमारे सारे कपड़े हमारे अब्बा ही बनाते हैं, उनको ज़्यादा शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो बस आई थिंक आई लव वेयरिंग गरारे। एंड एनीवे अभी तुम्हारे पास बहुत सारे साल हैं, तो मैं देखूंगी यहाँ से भी और ऊपर से भी कि कैसी क्रांति लाती है सभी का अपनी पूरी ज़िंदगी में इस शहर में। और क्योंकि डेफिनेटली रोल मॉडल हो इस शहर का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज सदाए 9 में आने के लिए। बहुत मज़ा आया तुमसे बात करने के लिए। मेरा थोड़ा सा छिपा सपना था तो हमको टीम तैयार कर पाई। तो एब्सोल्युटली लव यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया।